नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी आहट है। चुनाव एक ऐसी सुपर हॉट सीट पर है जो हरियाणा के राजनीतिक भूगोल में अपना अलग स्थान रखता है। बड़ौदा उपचुनाव के राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस के सामने भी अपने अपने तरह की चुनौती खड़ी कर रहा है। बड़ौदा उपचुनाव की इसी चुनावी होड़ पर होगी आज की पॉलिटिकल पंचायत। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का डंका बजने का इंतजार है। सीट खाली है जिस पर लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस अपने पंजे की छाप छोड़ती आई है। उससे पहले इस सीट पर चौटाला परिवार के आशीर्वाद प्राप्त लोगों का दबदबा रह चुका है। ऐसे में हरियाणा के जिस राजनीतिक भूगोल पर बड़ौदा सीट अपनी जगह रखती है, वहां हाल फिलहाल हुड्डा का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में इस सीट पर होने वाला उपचुनाव अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जाट फील्ड की गोद में बसा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र इन दिनों हरियाणा की राजनीति में जबरदस्त होड़ का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कारण है यहाँ की खाली पड़ी विधानसभा की वो सीट जिस पर उपचुनाव होना है। हालांकि उपचुनाव इसे एक सीट पर ही है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से नाक की लड़ाई बनी ये एक सीट ही हॉट नहीं बल्कि सुपर हॉट सीट बन गई है। बड़ौदा सीट हरियाणा की जिस पॉलिटिकल बेल्ट पर मौजूद है, वहां का सियासी गणित आसान नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब सोनीपत की राई और गन्नौर सीट फतह करने में सफल रही, उस वक्त भी बड़ौदा सीट पर बीजेपी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 2014 के चुनाव में जाट बेल्ट, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में 4 सीटें फतह करने वाली बीजेपी ने विजयी रहे 4 में से 3 विधायकों को मंत्री बना दिया था। हालांकि 2019 में उनके जीत न दोहरा पाने की चोट उसे कुछ ऐसी लगी कि हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले इस बेल्ट पर वो थर्रासी गई। हालांकि इस बेल्ट पर बीजेपी के पकड़ जमाने और अपना दबदबा बढ़ाने को लेकर कुछ राजनीतिक पंडितों की ये राय भी रही कि बीजेपी को इस बेल्ट से भी अपने मंत्री स्तरीय प्रतिनिधित्व के बारे में विचार करना चाहिए, जिस पर उसने अब तक शायद कोई खास ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को सोनीपत की इस सुपर हॉट सीट बड़ौदा में कमल खिलाने के लिए यहां मतदाताओं के सियासी मूड के ताने बाने को बेहतर ढंग से समझना होगा, क्योंकि यहां पर जीत ना तो तुक्के से हासिल हो सकती है और ना ही केंद्र के किसी बड़े चेहरे को देखकर यहां के मतदाता अपना मूड चेंज करते हैं। उसे ध्यान रखना होगा कि जिस सीट पर वो दांव लगाने पर विचार कर रही है, उस पर दशकों तक चौटाला परिवार के आशीष प्राप्त लोगों का दबदबा रहा और उसके बाद लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस अपने पंजे की छाप छोड़ती आई है। लिहाजा बड़ौदा उपचुनाव जहां हरियाणा के चौटालाओं के लिए सीट पर अपनी छाप छोड़ने का इम्तिहान होगा, वहीं कांग्रेस के सामने ये साबित करने की चुनौती होगी कि यहाँ के सिकंदर वही हैं। तो बीजेपी के लिए भी ये साबित करना बड़ा चैलेंज होगा कि 2019 के चुनावी थपेड़े झेलने के बाद भी उसमें सियासी हालात पलटने का मादा बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इधर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगबीर मलिक ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है और वो दावा है कि कितने मार्जिन से आखिर कांग्रेस यहां पर जीतेगी, जरा सुनिए। 100% हमारी जीत होगी, पहले से बहुत बड़े मार्जिन से जीत होगी। ये मेरे पास ये बड़ौदे हल्के के बेटे, ये बड़ी गांव से भी, अरे रुखी गांव से बड़ौदे हल्के के लोग हैं। ये कह रहे कि आपके बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, पिछले बार से तो कहीं ज़्यादा वोटों से 15 और 20 हज़ार तो मिनिमम मार्जिन है। जी, तो पॉलिटिकल पंचायत में अब वक्त है कि हम चर्चा की शुरुआत करें। मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर मेरे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं इस पूरे परिदृश्य को और उसके बाद हम अपने खास मेहमान जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल इस पंचायत में पवन, एक तो स्वागत आपका भी, और दूसरा जरा समझना भी हम चाहेंगे कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर के जो जाट बेल्ट है
खाली छूट गया बीजेपी से, छोड़ दिया गया, मजबूरी है, क्या आखिर वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो नतीजे रहे जी। सोनीपत और रोहतक लोकसभा के, वो नतीजे वाकई में चौंकाने वाले थे। चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका ये गढ़ माना जाता है, वो खुद मैदान में थे, बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी लहर 2019 में भी बनी रही 2014 की तरह, और दोनों पिता पुत्र जो है वो लोकसभा का चुनाव हार गए। इस लिहाज से ये लगने लगा बीजेपी को कि सोनीपत और रोहतक की लोकसभा में जब भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया जा सकता है, तो 2019 में विधानसभा के चुनाव जब आए तो बीजेपी ने अपने मिशन को बड़ा बना लिया और 75 पार का नारा देकर बीजेपी मैदान में उतरी। लेकिन 75 पार के नारे में बीजेपी को सोनीपत, रोहतक और झज्जर जो क्षेत्र जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ एक तरह से राजनीतिक तौर पर माना जाता है, उस क्षेत्र में बीजेपी को कोई बड़ी सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी। बल्कि इस क्षेत्र में बीजेपी की जो विधायक थी पूर्व में और जो मंत्री भी थी हरियाणा सरकार में, कविता जैन, वो सोनीपत से चुनाव हार गई। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर रोहतक विधानसभा से चुनाव हार गए। तो इस तरीके से बीजेपी को यहाँ जो उम्मीद लोकसभा चुनाव से जगी थी वो आगे बनी नहीं रही साकेत। और इस बार जो बड़ौदा की 2019 के चुनाव के समीकरण की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर काफी जो वो एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। योगेश्वर दत्त जो पहलवान है उनको मैदान में उतारा, लेकिन जो पहलवानी का जो दमखम है वो चुनाव में योगेश्वर दत्त नहीं दिखा पाए। हालांकि दूसरे नंबर पर जरूर रहे, 41,000 वोट के साथ जो है वो यहाँ पर विधायक बने कृष्ण हुड्डा, और इसके बावजूद जो है वो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। हालांकि जेजेपी जो है वो वहाँ पर तीसरे नंबर पर ही, इनेलो जो है वो 3,000 वोट पर ही सिमट गई। ये जो है वो नतीजा, एक आंकड़ा जो है वो चुनाव का 2019 का रहा। लेकिन अब बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के सहारे, चूंकि जेजेपी ने 2019 के चुनाव में यहाँ पर करीब 32,000 के आसपास वोट जो है वो लिए थे, और जेजेपी के 32,000 वोट और बीजेपी के 36-37,000 के करीब वोट जो है वो दोनों का जब वोट बैंक बनता है तो वो बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बनता है। इस वजह से बीजेपी जो है वो पूरी कॉन्फिडेंस में है कि इस बार बड़ौदा का जो गढ़ है, बड़ौदा की जो सीट है, वो इस उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की, या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पैठ है, जिस तरीके से पिछले 2009 के, 2014 के, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर ये सीट जनरल होने के बाद, परिश्रमण के बाद ये सीट जनरल हुई, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की एक सीट मानी जाती है, क्योंकि उनका जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है वो गांव इस बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर है, और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव जरूर माना जाता है। जी साकेत। पवन, मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि जब किसी एक बेल्ट में आप कमजोर हो जाते हैं और आपको आगे आने वाले दिनों में वहां की चुनौतियों का और सामना करना पड़ता है, तो तैयारियां और ज्यादा होनी चाहिए थी। इस क्षेत्र का, इस बेल्ट का प्रतिनिधित्व नहीं होना, क्या ये इस गठबंधन सरकार के लिए एक नेगेटिव चीज जा सकती है? बिल्कुल, देखिए गठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाएगा, हालांकि अभी चुनाव जो है उसके जो फैसला होना है, भारत के चुनाव आयोग को इसके लिए तारीख तय करनी है, तमाम रणनीति राजनीतिक समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। लेकिन जो गठबंधन के साथ बीजेपी इस सीट पर अगर अपने जो है वो प्रभाव को बढ़ाकर मानकर चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि जेजेपी को जो वोट 2019 के चुनाव में मिले थे वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो अभी उनके साथ रहेगा, या बीजेपी का पूरा वोट बैंक गठबंधन में होने के चलते पूरा शिफ्ट होगा। कांग्रेस जो है वो उपचुनाव में भावनाएं भी अलग तरीके की रहती है, क्योंकि ये जो है वो विधायक के निधन के बाद जो है वो सीट खाली हुई है। कांग्रेस यहाँ पर अपना उम्मीदवार किसे बनाती है? कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ माना जाता है। इस लिहाज से यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार जब उनकी रही 10 साल तक, तो यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट की, कितना विकास किया, लोग उसको कितनी तरजीह देंगे, या फिर पिछले 5 साल में बीजेपी ने इस क्षेत्र पे कितना ध्यान दिया, तमाम मुद्दे रहेंगे। लेकिन साकेत, हरियाणा की राजनीति में या फिर कहीं की भी राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो जातीय जो समीकरण है उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और बड़ौदा जो सीट है वहां पर जो है वो 50% के करीब जो है वो एक जाति का जो है वो वोट बैंक है। हालांकि बाकी 50% में तमाम जातियां जो है वो शामिल है। हालांकि सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने के आधार पर जो है वो 2019 में वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट हुआ है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो ये देखना होगा
कि बड़ौदा का जब उपचुनाव घोषित होगा और उसके बाद जब उम्मीदवार सामने आएंगे, किस पार्टी का कौन उम्मीदवार बनेगा और उसके बाद पार्टियों की जो रणनीति होगी वो क्या रहेगी, ये तमाम जो है वो इसके ऊपर डिपेंड जरूर रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लिए बड़ौदा किसी भी लिहाज से कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। 2019 में बीजेपी ने अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन तब किया जब एक पहलवान योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा और बीजेपी ने 37,000 के करीब यहां से वोट जो है वो लिए। लेकिन अब जो है वो तस्वीर किस तरह की रहेगी ये जो है वो आने वाले वक्त में साफ। पवन, एक चीज और, पॉलिटिकल पंचायत में लोगों को थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं अपने पहले सवाल को थोड़ा सा एक बार फिर से लेकर के आना चाहता हूं, जो मैंने पहले आपसे पूछा था। सवाल ये है कि 4 पिछली बार जीते, उनमें से 3 को मंत्री पद का एक दर्जा दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि पिछली बार 3, इस बार 1 भी नहीं, ऐसा क्यों? पवन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? साकिब जी 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 साकिब, मैं सवाल दोहराएंगे? हाँ, मैं सवाल दोहराता हूं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से 4 लोग जीत करके सामने आते हैं, 4 विधायक से जीत करके सामने आते हैं, उनमें से 3 को मंत्री पद का दर्जा दे दिया जाता है, इस पूरे बेल्ट का एक प्रतिनिधित्व शो किया जाता है, यहां पर अपनी मजबूती साबित करने की कोशिश की जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार कोई भी मंत्री इस बेल्ट से नहीं है? इन खास तौर पर इन 3 जिलों में से कोई भी जीत करके मंत्री पद किसी को अब नहीं मिला, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि यहां पर एक चूक है या कोई मजबूरी है जिस वजह से इस पूरे बेल्ट से, खासतौर पर इन 3 जिलों से किसी को प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है साकिब। जो बीजेपी ने 2014 के चुनाव में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ जो नतीजे आए और उस नतीजों के बाद जो है वो यहाँ का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व जो है वो कैबिनेट में और तमाम जो पद थे वो दिए गए और उसके बाद जो है वो इस बार गठबंधन में जब बीजेपी सत्ता में आई, हालांकि यहाँ पर बीजेपी जो परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो बीजेपी की इस क्षेत्र में नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना अपने आप में जो है वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए, बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि अब जो है वो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई है। कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं भी सामने आई, हालांकि अभी तक कोई किसी तरीके से आधिकारिक तौर पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब बड़ौदा के उपचुनाव में उतरने से पहले बीजेपी को उस क्षेत्र के लिए क्या समीकरण जो है वो उनको जो मजबूत उस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, उन समीकरणों पर विचार करना होगा। चूंकि वहां के लोग जो है वो सीधा सीधा सरकार से ये भी जवाब मांग रहे हैं कि अब अगर सरकार में अगर वो हिस्सेदारी करते हैं, ऐसा उनको कहा जा रहा है कि फिर डेवलपमेंट होगी। पिछले 5 साल में जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में थी तब बड़ौदा के लिए कितनी डेवलपमेंट सरकार ने की, ये अब जो है वो विपक्ष भी इस तरह की बात कर रहा है और साथ ही जो लोग हैं स्थानीय उनके भी इस तरह की। आज जनता टीवी के संवाददाता ने, जो हमारे सहयोगी ने वहां पर लोगों से रायशुमारी की, लोगों से उनकी राय जानी, तो उसमें भी ये निकलकर सामने आ रहा था कि लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात लोग मौजूदा 5 साल के लिए भी कर रहे हैं और पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के दौरान की भी कर रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व जो बीजेपी ने इस क्षेत्र में इस बार नहीं रखा है, ये एक बड़ी वजह है कि जो है वो कोई न कोई समीकरण जो है वो बीजेपी इस तरीके का सेट करने की कोशिश जरूर करेगी। जब बड़ौदा के उपचुनाव में जाना हुआ तो वहां के लोगों के साथ कनेक्ट होने में किसी भी तरीके से जो है वो पार्टी को या संगठन को जो है वो लोगों की नाराजगी का सामना ना करना। ठीक है पवन, आप बने रहे, आप जुड़े रहे हमारे साथ और आपने जो अपडेट्स दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा। संजय आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है। सबसे पहले तो बालमुकुंद जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। संजय जी, आज हमारी टीम पहुंची थी वहां बड़ौदा में, खासतौर पर भैंसवाल गांव में पहुंची थी। वहां लोगों का रिएक्शन हम ले रहे थे। एक तो विकास, पानी, सड़क, इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं वो, और वो ये भी कहते हैं कि बेशक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से हार गया हो, सरकार उसकी बनी तो उसको आना चाहिए था, यहां पर देखना चाहिए था, कोशिश और करनी चाहिए थी, लेकिन वो आए नहीं। ऐसे कैसे जीतेंगे बड़ौदा? जी, ऐसी बात तो मैं नहीं मानता कि हम चुनाव हारने के बाद
बड़ौदा चुनाव हारे, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार बीजेपी की बनी और वो बड़ौदा में नहीं गई। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसपे हमने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो काम किए हमने, जी और इसकी ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि हमने पूरा टेल तक पानी पहुंचाया। 239 किलोमीटर लंबी विद्युत प्रसारण लाइन बिछाई गई वहां पे। काफी ऐसी लिस्ट है मेरे पास जो हमने बड़ौदा विधानसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्र के लिए किया है हमने। क्योंकि दिक्कत ये है संजय आहूजा साहब कि यहां से एक बार भी कमल खिला नहीं है। अब ऐसे में तैयारियां और ताकत तो डबल लगानी पड़ेंगी आपको कि अगर यहां पर कमल नहीं खिलाना खिला, है तो। लेकिन अब बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी आपको नहीं तो फिर एक बात, अभी तक तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि वहां के स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, उसके बाद बालमुकुंद जी आपके पास आऊंगा। 2014 में 4 विधायक जीत के आते हैं, 3 को यहां से मंत्री पद दे दिया जाता है, यहाँ के इस पूरे बेल्ट का एक प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है। लेकिन 2019 में यहां से ये जो जीते थे वो हार जाते हैं, तो इस पूरे बेल्ट को नजरअंदाज ही कर दिया जाता है, किसी तरीके से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। कहीं भी एडजस्ट, सिर्फ मंत्री पद से ही एडजस्ट नहीं किया जाता, अलग अलग तरीकों से भी एडजस्ट किया जाता है। तो फिर यहाँ एडजस्ट ना करके क्या आप इग्नोर कर रहे हैं इस पूरे बेल्ट को? नहीं साकेत जी, मैं पहले आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती है। भाई भतीजावाद की पार्टी हमारी नहीं है। ये बिल्कुल क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमने ये पूरे प्रदेश का जो है कार्य किया हमने, और उसकी पूरी जितनी भी लिस्ट मेरे पास, ये 20 पेज की लिस्ट है जिसमें हमने पूरे प्रदेश में कार्य किया। भ्रष्टाचार भयमुक्त सरकार थी और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमने काम किया। नहीं सर, बड़ौदा नहीं है सर अभी तारीखों का ऐलान हो जाए फिर आप जाइएगा, चुनावी भाषण दीजिएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक बार बालमुकुंद शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। बालमुकुंद जी, ये एक तरह से गढ़ है सोनीपत में। पिछला लोकसभा चुनाव बेशक आप हारे, लेकिन इस हलके से आप लोग लीड लेकर के निकले। कॉन्फिडेंट हैं कि यहां पर कमल को जो नहीं खिल पाया है वो अभी भी नहीं खिल पाएगा? जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और आत्मविश्वास है हमारा, और हमें लोगों के बीच में हम रहते हैं, लोगों का स्नेह प्राप्त है हमारे का। चौथी बार हम विजय पताका वहां फहराएंगे। और मैं तो आज आपका टीवी चैनल देख रहा था, क्योंकि इसी विषय पर मुझे आपके सामने प्रस्तुत होना था। तो वो राम सिंह मार जो आपके प्रवक्ता, जो आपके जो हैं संवाददाता, हमारे रिपोर्टर लोगों ने जी, तो वहाँ के लोगों ने जैसे बताया कि जो विधायक जिसने चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो प्रतिनिधि है इनकी पार्टी का वहाँ पर, वो 9 महीने में दोबारा मुड़ के गया ही नहीं। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि वो गैर आदमी है। जिस तरीके बीजेपी की छवि रही है कि उधार के कैंडिडेट लेके आते हैं, उनको राजनीतिक आदमी जो था नहीं, वो ठीक है, वो उसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वो उसकी छवि है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो गैर राजनीतिक व्यक्ति था, अपनी नौकरी छोड़ करके आया, बीजेपी ने उन पर दाव लगाया, वो चुनाव हार गए, उसके बाद वो घर बैठ गए। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 6 साल में कभी बड़ौदा गए ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये तथ्य हैं। दूसरा, एक प्रवक्ता भी कह रहे थे, हालांकि बहुत विद्वान है, हमारे साथी हैं, एक लिस्ट ले रहे हैं, ये वो काम गिना रहे जो प्रशासनिक काम है। हम तो शासनिक कामों की बात करें, हम शासन के लोग हैं, जो चुनिंदा लोग होते हैं। शासन के काम कैसे होते हैं? जिस तरीके से हमने वहाँ PGI बनाया, हिंदुस्तान का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय हमने कानपुर में बनाया। और एक बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के शासनकाल में हमने वहाँ रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की थी। बड़ौदा में ही खेड़ा खेड़ी गाँव है, रेल कोच फैक्ट्री जिस तरीके कपूरथला में, पंजाब में, हरियाणा में स्थापित की थी। उन्होंने इस रेल कोच फैक्ट्री को ना केवल बड़ौदा से उठाया, बल्कि उसको मेंटेनेंस वर्कशॉप बना दिया, और वो बड़ी में वो लेके आए, उस पर भी अभी काम नहीं चला। एक इतना बड़ा उद्योग जिसमें 10,000 से लेकर के 50,000 लग के लोगों को रोजगार मिलना था, वो हमने बड़ौदा में स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने भंग कर दिया। ये एक मुद्दा होगा, ये एक मसला होगा। बालमुकुंद जी, मैं एक खास मेहमान और है, राजेंद्र जादौन जी, उनको एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जरा उनसे स्थिति को समझ लेते हैं बालमुकुंद जी, उसके बाद आता हूं मैं आपसे। राजेंद्र जादौन सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, ये सवाल मैं अपने सहयोगी पवन से भी जानने की कोशिश कर रहा था, आपसे भी वही सवाल मैं दोहराऊंगा कि 2014 में जिस तरीके का प्रतिनिधित्व इस सोनीपत, झज्जर, रोहतक, इन 3 जिलों से जीत करके 4 विधायकों में से 3 को दिया गया, जो अहमियत दी गई, इनके हारने के बाद क्या इस 3 जिलों को नज़रअंदाज कर दिया गया या नज़रअंदाज हो गए? मजबूरी थी गठबंधन की, या क्या रीज़न आपको नजर आता है सर? देखिए, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि गठबंधन की मजबूरी की वजह से ही जो है वो उन जिलों को जिस तरह से
जो पिछली सरकार में जिस तरह से स्थिति बनाकर रखी गई, तो वो फिर उसको रिपीट नहीं किया जा सका। ये गठबंधन के कारण ही दिखाई देता है क्योंकि आंतरिक दबाव जो जिस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है उसके साथ जिस तरह का तालमेल है, उसको देखते हुए ये 2014 वाली स्थिति को रिपीट करना संभव शायद नहीं दिखाई देता तो था। कितना खामियाजा तो इसीलिए इसको, जो है इस बात उस का क्षेत्र कितना से खामियाजा भुगतना है, पड़ सकता है, ये जो पार्टी उपचुनाव जो होगा सरकार- राजेंद्र जादौन सर, कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, खामियाजा तो अभी जो है पिछले साल के चुनाव में ही इनको पता चल गया कि जो सीट है यहाँ रोहतक लोकसभा सीट जीतने के बाद विधानसभा की जो सीटें और मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और बड़ौदा में जो इक्वेशन बने हुए हैं उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो बड़े टफ दिखाई दे रहे हैं कि वो लगातार जो है कांग्रेस के फेवर में और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पक्ष में बने हुए हैं। तो अगर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और इस तरह से पुराने अपने जो 2014 वाले इक्वेशन थे, अगर उनको रीस्टेट और उनको दोबारा उनकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास नहीं किया, तो निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस का माहौल है अभी तक जी। तो उपचुनाव में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर पार्टी कुछ वहां जो है समीकरणों को नहीं बदल पाई तो वहां जो है कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, पिछले 20 ठीक है, साल से कांग्रेस का ही गढ़ आप है। ही की बात को लेकर के संजय आहूजा जी के पास चलते हैं। संजय आहूजा जी, रख दीजिए फोन थोड़ी देर। संजय आहूजा जी, अब वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गठबंधन की मजबूरी की वजह से उस बेल्ट को आप प्रतिनिधित्व दे नहीं पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले ये शुरुआती में ही बता दिया था कि हम क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते। हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, गठबंधन की बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है हमारे पास। और हमारी बाई चांस हमारी गठबंधन की सरकार है और हम बड़े अच्छे से चला रहे हैं और इस बार गठबंधन में ही हम चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो कैंडिडेट था 2019 में 37,726 वोट पड़ी थी और जेजेपी को पड़ी थी 32,480 वोट। अगर टोटल मिला ले तो 70,000 वोट बनती है। और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे हमारे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, उनको 42,566 वोट पड़ी। 4840 वोटों से हारे थे हमारे कैंडिडेट। ठीक है, तो इस बार मैं गठबंधन बालमुकुंद में- शर्मा जी के पास लौटता हूं। बालमुकुंद शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि इधर से प्रतिनिधित्व नहीं मिलना ये कांग्रेस के लिए एक और अच्छी बात हो गई? जी जी नहीं, मैं एक उस बात को कंप्लीट करती हूँ जो मेरी पीछे थी। एक और बहुत विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। काफी सालों से हमारा SYL का मुद्दा उलझा हुआ था, तो पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार ने एक पैरेलल व्यवस्था करी। हमने हाथी बुटाना नहर का निर्माण किया और उसमें हमने ये लिखा कि हम साइफन द्वारा एक ऐसी जगह बस्ती है हरियाणा और पंजाब की सीमा के बीच में जहाँ इस भाखड़ा बांध, जैसे भाखड़ा नदी में पानी आता है वहाँ हरियाणा की जगह पड़ती है। हमने वहां से हाथी बुटाना नहर का निर्माण कर दिया और हम पंचर करने की तैयारी में थे। बालमुकुंद जी, ये तो कह रहे, बीजेपी तो कह रही है कि हमने टेल तक पानी पहुंचा दिया। मैं पूरी कर दूंगा ना आपको, बिल्कुल आपको आगे के लिए भी इस मुद्दे देना। हमने वहाँ पेंचर करना था और हमने दो व्यवस्था दी थी, पेंचर भी कर सकते हैं और साइफन से भी पानी डाल सकते हैं। नदी में पेंचर करने की जरूरत नहीं, हम साइफन से पानी डाल सकते हैं। 6 साल से बीजेपी सरकार ने ना कोई हलफनामा दिया, ना कोई इस पर आगे प्रक्रिया की, ना आगे बढ़ाया। अगर ये बढ़ाते तो हाथी बुटाना नहर तैयार थी हमारे टाइम और पानी आ सकता था। चलिए। तो पानी बुटाने की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, वहां व्यवस्था है तेल पर पानी पहुंचाने की। ये कहाँ की बात करें, यहाँ तो सारा चलिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो दावा कर रही है वो दावे में दम नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत में आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी रहता है। शुक्रिया, वक्त की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पंचायत में ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आपसे जुड़े हुए मुद्दे इस पंचायत पर आएंगे और जवाब आप तक पहुंचेगा कि आखिर इस पंचायत में किस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है। तय आपको करना है कि उसे आप किस तरीके से लेते हैं। आज की पेशकश में, आज की पंचायत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।